ईरान के कई शहरों में इजराइल अमेरिका का हमला हो गया है। हवाई अटैक किया गया है राजधानी तेहरान में। आज सुबह वहां के हिसाब से करीब 8 बजे हमला हुआ। क्या ईरान को भी अमेरिका इराक, लीबिया, सीरिया, यमन और अफगानिस्तान जैसे बर्बाद कर देगा? तो अमेरिका और इजराइल ने दुनिया को एक और युद्ध के तरफ ढकेल ही दिया है। 28 फरवरी यूएस और इजराइल एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक लॉन्च करते हैं ईरान के खिलाफ। इसका नाम पेंटागन ने रखा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इजराइल स्ट्राइक की शुरुआत करता है सुबह 8:10 पर लोकल तेहरान टाइम, और उसके बाद यूएसए अपने बेसिस से और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से भी धमाके बोल देता है। मल्टीपल एक्सप्लोजन की खबर आ रही है तेहरान से, इस्फहान से, तबरीज से और दूसरे शहरों से भी ईरान के। तेहरान की अगर हम बात करें तो 4 की टारगेट्स पर अटैक किया गया फर्स्ट वेव में। मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस पर धावा बोला गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन और पश्चिम मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर अटैक किया गया। क्या ईरान को मुस्लिम देशों ने धोखा दिया है? क्या ईरान का यह हाल ना होता अगर ईरान के पड़ोसी मुस्लिम देशों ने अमेरिका, इजराइल का साथ ना दिया होता? So it is very difficult to understand कि what is the logic without simply saying कि या तो एप्स्टीन फाइल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये जंग शुरू की है। और दुनिया के लिए यह संदेश है, अमेरिका जिस देश में चाहे वहां पर वो सत्ता परिवर्तन की दिशा में बढ़ सकता है। जिस राष्ट्राध्यक्ष को वो हटाना चाहे वो हटा सकता है। ईरान अकेला मिडिल ईस्ट में ऐसी ताकत है जो कि इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है, लंबे समय से खड़ा हुआ है। अमेरिका की पुरानी फितरत रही है कि जो भी राष्ट्र उससे अलग राह चुनने की हिम्मत करता है, जो उसकी डॉलर की बात नहीं मानता है, जो उसकी हां में हां नहीं मिलाता है, अमेरिका वहां लोकतंत्र और शांति की स्थापना के नाम पर एंट्री लेने की कोशिश करता है। कई बार वो वहीं के लोगों को भिड़ा देता है और कुल मिलाकर जो अमेरिका के साथ नहीं है उस हंसते खेलते देश को वो तबाह कर देता है। देखिए, अमेरिका ने इस सेंचुरी में ये तीसरी अटेम्प्ट है एट रिजीम चेंज। जहां ईरान में कई 100 लोगों की मौत की खबर है, वहीं इसराइल के लोगों को भी इस संघर्ष की कीमत चुकानी पड़ रही है। यरूशलेम में लोग 3 टीनेजर्स की मौत का मातम मनाने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन इस्राएली सरकार का कहना है कि उसके पास जंग के सिवा कोई और विकल्प नहीं है। की एक मिसाइल है टॉम हॉक मिसाइल, जो कि एयर टू लैंड मिसाइल है और वो दागी गई हैं बाकायदा। अरेबियन सी से कहा जा रहा है दागी गई हैं, और बाकी उनके ऑपरेशन जो उनके जहाज हैं वो ईरानियन जो एयर स्पेस है उसमें भी घुसे हैं। और बाकायदा हमला हुआ। तो पहले वेव में जो हमला हुआ था वो तेहरान में हमला हुआ था। ज़्यादातर तेहरान में जो ऑफिशियल जितने भी दफ्तर थे या उनके जितने भी अधिकारी थे रिजीम के, उनको टारगेट बनाया गया। फिर उसके 1 घंटे के बाद में दूसरी वेव शुरू हुई, और दूसरी वेव में फिर इनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को हिट करना शुरू किया। उसमें आईआरजीसी का एक गैरिसन है इस्तेगाल में, उसको किया। फिर कारमान शाह में, फिर इस्तेफहान में, फिर उर्मिया में, फिर खोरामाबाद में, कौम में, करज में, और ईरानी जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके ऑफिस को भी हिट किया गया। बंदर अब्बास जो इनका बड़ा बंदरगाह है उसको हिट किया गया। बुशहर में न्यूक्लियर साइट जो है उसको हिट किया गया। ये दूसरे मिडिल ईस्ट देश नहीं है जो ये अटैक चुपचाप सहन कर लेंगे। ईरान ने पहले भी बोला था कि अगर हमारे ऊपर धावा बोला जाएगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। इस बार जो रिटेलिएशन का टाइम लगा वो बहुत ही कम था। लगता है कि ईरान इस बार बिल्कुल तैयार था। बिना समय गवाए उन्होंने भी लॉन्च कर दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। अब ये मल्टीपल वेव बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स इन्होंने लॉन्च किए यूएस मिलिट्री बेसिस जो गल्फ में स्थित है। बेसिकली अमेरिकन एसेट्स जो मिडिल ईस्ट में हैं, पहले उन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई है। हमारे पास कंफर्मेशन है कि यूएस बेसिस जो 5 देशों में है, यूएई, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और इराक। बहरीन की अगर हम बात करें तो यूएस नेवी की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर धावा बोला गया। यह कंफर्म्ड हिट है। बहरीनी अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि हेडक्वार्टर्स पर एक मिसाइल स्ट्राइक हुआ है। वहां स्टेट ऑफ इमरजेंसी को भी घोषित कर दिया गया है। अगर हम यूएई की बात करें तो अल दफरा एयरबेस जो कि अबू धाबी स्थित है, वहां भी स्ट्राइक है और श्रैपनेल से एक बंदे की मारे जाने की भी वहां खबर ऑलरेडी
आ चुकी है, वो कॉन्फर्मेशन आ चुकी है। कतर की बात करें तो अल उदीद एयरबेस, जो जहां अमेरिका के सारे एसेट्स वहां स्थित होते हैं, उसके तरफ धावा बोला गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि ये मिसाइल्स जो हैं उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था बिफोर दे कुड हिट द बेस, लेकिन वहां धमाके सुने गए हैं। अब वहां कितना डैमेज हुआ है वो असेसमेंट अभी चल रहा है। और कुवैत में भी अल सलीम एयरबेस को टारगेट किया गया है, वहां एक्सप्लोजन और सायरेन की खबर आ रही है। तो ईरान के लिए भी ये एक एग्जिस्टेंशियल बैटल है, इट्स डू और डाई फॉर देम। और उन्होंने देखें 2 वार्निंग्स दी थी। ये जो शहीद हुए हैं, रेबर ने क्या कहा था कि अगर हमला हुआ इट विल बी अ रीजनल वॉर, इलाकाई जंग होगी। ये वार्निंग दे दी थी उन्होंने कि जंग महदूद नहीं होगी कि ईरान वर्सेस इजराइल या ईरान वर्सेस द यूएस अलोन। और दूसरा उन्होंने कह दिया था अपने सब दोस्तों को, नेबर्स को, कि आप मेहरबानी करके इसमें शामिल ना हों। अगर कोई मुल्क शामिल होगा, शामिल जुर्म होगा, कंप्लिसिट होगा, तो हम उसको एनिमी ट्रीट करेंगे। अमेरिका इजराइल ने ईरान के अंदर मिसाइल दागकर ईरान के सर्वोच्च नेता को मौत के घाट उतार दिया, उनके खानदान को मार डाला। कि इस समय ईरान के सुप्रीम लीडर अल खमनेई की मौत हो चुकी है और इन्हें मारने की जिम्मेदारी इजराइल और अमेरिका ने ली है। दोस्तों, आपको पता है कि खमनेई की मौत हो गई। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि साहब जनरली जब लड़ाई होती है तो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को अटैक करती है दुश्मन, जैसे कोई एयरफील्ड, जैसे कुछ कभी व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट दैट इज टारगेटेड, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस आर टारगेटेड। तो आपने देखा होगा कि जब मिडनाइट हैमर हुआ था या राइजिंग लाइन हुआ था ऑपरेशन पिछले साल, तो ऐसे ही स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को इन्होंने एड्रेस किया था। उस समय एम कुछ और था दोस्तों, इस वक्त एम कुछ और है। ईरान में तेहरान से लेकर इस्फहान, हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर लखनऊ तक आज डेथ टू अमेरिका के नारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये एक जख्मी मुल्क या एक नेता को खोने की दहाड़ है। इन सब के बीच फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे पता चलता है कि मोबाइल फोन के टावर्स, मोबाइल फोन और सड़कों पर ट्रैफिक की निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को हैक करके इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी की सटीक लोकेशन का पता लगाया। इसके बाद हवाई हमलों में उनकी हत्या कर दी गई। ये लोग हैं दोस्तों जो मेन फिगर्स हैं ईरानियन रजीम के, जिनको एलिमिनेट कर दिया गया है। अयतुल्लाह अली खामेनी, इनके बारे में आप जानते हैं, ये सुप्रीम लीडर हैं। ही हैज बीन एलिमिनेटेड। मोहम्मद पाकपोर, कमांडर इन चीफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का चीफ है, इसको मार दिया है। अली शमखानी, सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसको खत्म कर दिया है। अजीज नसरजदा, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ही हैज बीन किल्ड। इसके अलावा अब्दुल रहीम मौसावी, चीफ स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ही हैज बीन किल्ड। सलेह असादी, हेड ऑफ इंटेलिजेंस, इनकी फोटोग्राफ नहीं है, हेड ऑफ इंटेलिजेंस है, जाहिर सी बात है खुफिया काम था इनका। खत्म अलबेक कमांड, तो हेड ऑफ इंटेलिजेंस थे, इनको भी खत्म कर दिया। और यहां पे चीफ ऑफ मिलिट्री ब्यूरो ऑफ सुप्रीम लीडर मोहम्मद शिराजी, इनको भी मार दिया गया है। तो क्या खामनोई की मौत के पीछे जितना अमेरिका इजराइल जिम्मेदार है, उतने ही ये मुस्लिम देश भी जिम्मेदार हैं? Now when we look at the situation, हो क्या रहा है? अमेरिका ने बेसिकली एक डिकैपिटेशन टाइप स्ट्राइक करी है, जिसके अंदर हमको दिखता है कि भाई खोमेनी को उड़ाया, उसके बाद ऑफ कोर्स इनकी लीडरशिप के अंदर से कोई 6-7 लोग और उड़ाए हैं। अयतुल्लाह अली खामनई की मौत की खबर ने ईरान के उस कट्टरपंथी तबके को सड़कों पर ला खड़ा किया है। दुनिया भर में कई शिया लोग हैं जो उन्हें समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह समर्थन जो कांपती आवाजों और बांधी हुई मुट्ठियों से है, यह सिर्फ शब्दों में होगा या गोला बारूद के जरिए अमेरिका तक ही पहुंचाया जाएगा? हुतीज जो है यमन में, उन्होंने भी इस वॉर को ज्वाइन कर लिया है ईरान की तरफ से, तो वो भी अपना कार्यक्रम वहां आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्लियरली ये सिचुएशन अभी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, जब लोग बात करते हैं ना कि आपने किसी बंदे के ऊपर लोग छोड़ रखे हैं कि उसको मारो, और ये बात पहले डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है, ये इजरायली कह चुके हैं कि हम इनकी लीडरशिप को साफ कर देंगे। आज से 10-15 दिन पहले इनके बयान आए थे, ऑफिशियली आए थे, मीडिया ने कवर कराए कि साहब खमेनी को मार देंगे, इसको मार देंगे। ये क्यों? इंडिविजुअल्स को क्यों? ऐसा होता है दोस्तों कि जब कोई डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, वहां पे पावर जो होता है, ताकत जो होती है, वो आवाम के पास होती है, लोगों के पास होती है। लीडर मैटर करता है, लेकिन लीडर के जाने से चीजें रुक नहीं जाती। वहां पे लीडर गया, दूसरे लीडर को इलेक्ट किया, फिर वो जैसे तैसे देश को आगे ले जाता है।
लेकिन जो ईरान का स्ट्रक्चर है वहां पे एक खुदा है, सुप्रीम लीडर खमेनी। बाकी सारे लोग जो छोटे मोटे चुनाव लड़ते हैं, बाप वही है या था, और उसने आज तक चुनाव नहीं लड़ा। एंड ही इज द सुप्रीम लीडर। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो सबसे तगड़ी मिलिट्री यूनिट है, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रिपोर्ट करती है। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मसूद पेज़ेश्कियान, उसको रिपोर्ट, सारे मंत्री उसको, सारा पावर उसके पास। ऐसे में क्या होता है कि जब 8-10 लोग होते हैं जो पूरे देश को चलाते हैं, और वही पावर सेंटर है, पावर सेंटर आवाम नहीं है, पावर सेंटर जो है वो लोग नहीं है, पावर सेंटर वो 4-5 लोग हैं जो पूरे मुल्क को चला रहे हैं। ऐसे में अगर उन 4-5 लोगों को आप लुढ़का देते हैं, आप उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है। यही एम था दोस्तों यूएस का, और यही एम था इजराइल का, कि उस पावर स्ट्रक्चर को, ये 7-8-5 लोग जो हैं, उनको खत्म करो, अपने आप ढांचा ये गिर जाएगा, बाकी लोग संभाल लेंगे। जो ईरान के एक मस्जिद के अंदर जुटी भीड़ है, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद का दर्जा देने के लिए इकट्ठी हुई है, ये कोई सरकारी भीड़ नहीं है। इससे दो बात स्पष्ट होती हैं कि ईरान में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो खमनेई को नहीं चाह रहे, जो प्रो अमेरिका हैं, लेकिन एक वो भी हैं जो लगातार खमनेई को अपने धर्म के सुप्रीम लीडर के रूप में देखते हैं, जो ये चाहते हैं कि ईरान धर्म के रास्ते चले, इस्लाम की बातों को माने, कट्टर इस्लामिक बनकर के राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाए। इन लोगों की भीड़ से ये बात स्पष्ट है कि ईरान में एक प्रॉपर डिवाइड है। लोग दोनों तरह से, जहां खुश होने वाले लोग भी हैं तो वहां दुख होने वाले लोग भी हैं, और इन्हें दुख होने के लिए किसी ने चाबी नहीं भरी होगी कि तुम्हें कैमरे के सामने परफॉर्म करना है। ये नेचुरली जो लोग दुख में हैं, उनकी वीडियोस और तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यहां पर ये लोग सरकारी लोग नहीं हैं, मस्जिदों में जुट करके अगर ये अपने लीडर के प्रति शोक व्यक्त कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि खमनेई एक लोकप्रिय नेता थे, और उन लोकप्रिय नेता का ही कारण था कि अमेरिका उन पर कार्रवाई करने से डरता रहा। सुप्रीम लीडर की मौत ने ईरान को बांट दिया है। हालांकि सड़कों पर कई लोग सरकार के समर्थन में उतरे, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस सत्ता को गिरते देखना चाहते हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखने पर अड़ी हुई है, क्योंकि ये केवल एक नेता की मौत नहीं है, बल्कि एक पूरी विचारधारा का इम्तिहान है। ईरानी लीडरशिप ने तमाम अरब ममालिक के अंदर हमले कर दिए। ईरान यह आरोप लगा रहा है कि जितने भी पड़ोसी देश उसके अगल बगल हैं, उन्होंने ऐसे गुप्त ठिकाने और सुरक्षित घर बनाए हैं जहां पर अमेरिकी और इजरायली बैठकर ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने की साजिश बीते कई सालों से रच रहे हैं। ईरान की सेना की हर छोटी बड़ी जानकारी वो इजराइल तक पहुंचा रहे हैं, और यहीं से ईरान का गुस्सा बढ़ना शुरू होता है। स्थिति तो ये हो गई कि मिडिल ईस्ट के जिन देशों को सबसे सुरक्षित देश माना जाता था, उन्हीं देशों से अब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तो क्या इजराइल काफी मिसाइल्स इनकी इंटरसेप्ट कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। क्या इजराइल 100% मिसाइल्स इंटरसेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। कई ऐसी मिसाइल हैं जो इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, और वो इजराइल में गिरेंगी और नुकसान करेंगी। उसके लिए इजराइल तैयार है। 4 टैक्टिकल गोल्स हैं। एक गोल ये है कि ईरान की जो बची कुची न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है वो पूरी तरह से खत्म कर दें, एंड आई थिंक अमेरिका एंड इजराइल विल बी वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। मतलब अब ईरान इस जंग के बाद मुझे लगता है कि सदियों, डेकेड्स लग जाएंगे टू कम बैक टू वेयर इट इज। और फिर इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं, उसके लॉन्च पैड्स, फैक्ट्रीज, स्टोर हाउसेज, स्टॉक पाइल्स, वो भी ये तबाह करने वाले हैं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये जो 4-5 वक्फा जो ले रहे हैं वीक्स का, दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू। तीसरा जो गोल है वो इनकी लीडरशिप को मारेंगे, विच दे आर डूइंग ए प्रीटी गुड जॉब। खमेनी को मार दिया, सुप्रीम लीडर को मार दिया, फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के जो कमेटी के चेयरमैन को मार दिया, डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया। मतलब दे हैव किल्ड 40 टॉप लीडर्स। वो भी दे विल कंटिन्यू विद दैट। तो जो लीडरशिप है उसको डिकैपिटेट कर रहे हैं। और जो चौथा गोल है वो IRGC और जो रिजीम की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको जितना डिग्रेड कर सके वो करेंगे। क्या इससे ईरान के अंदर रजीम चेंज होगा? वेल, इट इज हार्ड टू से एट द मोमेंट, क्योंकि एक जो स्ट्रक्चर है ईरान का IRGC का, अगर आप देखेंगे इनका एक ट्रायंगुलर टाइप स्ट्रक्चर है, और उन्होंने ब्लॉक मॉड्यूल्स में अपने स्ट्रक्चर को डिवाइड किया हुआ है। ईरानियन पब्लिक इतनी भी बेगैरत नहीं है कि वो प्रो इजराइल, मतलब ये इमराती नहीं है, ये ईरानी है। तो दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट कि नेतन्याहू का नौकर आके उन पर हुकूमत करे।
ईरान पर हमलों की एक और रात। अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई को शुरू हुए 4 दिन हो गए हैं और ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है। इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कैसे दोहा के आसमान में ईरानी मिसाइलों को नाकाम किया जा रहा है। खतरे की वजह से रियाद की सड़कें आम दिनों से ज्यादा शांत हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि वहां अमेरिकी दूतावास पर 2 ईरानी ड्रोन से हमला हुआ। ईरान के बारे में आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी बहुत बुनियादी तौर पर। पहली चीज तो ईरान को डिफेंडर 7 कहा जाता है। जो वहां पे डिफेंस करके बैठा हुआ है उसके लिए वो जगह हेवन है। तो बूट्स ऑन ग्राउंड जो है, मतलब सेना जब तक जमीन पर अगर उतारते हैं अमेरिकन सेना, तो वो अमेरिकन सेना वहां पे टिक नहीं पाएगी। क्योंकि अमेरिकन सेना का इतिहास रहा है कि अमेरिकन सेना वैसे दिखने में बहुत माइटी है, लेकिन असिमेट्रिक वॉरफेयर जहां होता है, जहां पे गुरिल्ला वॉरफेयर की स्थिति आती है, तो वहां पर अमेरिकन सेना बहुत बुरी तरीके से पिटती है। और ये वियतनाम में भी हुआ, ये अफगानिस्तान में भी हुआ, हमने देखा पिछले 50 साल की हिस्ट्री में। तो ये स्थिति बनती है। और ईरान के तो हालात और अलग हैं। दूसरी चीज, ईरान का जो मिलिट्री जो सेटअप है, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो दूसरे देशों से अलग है। वहां पे अलग अलग इलाकों में अलग अलग मिलिट्री कमांड है, वो ऑटोनोमसली काम करती हैं। हालांकि एक तारतम्य उनका जुड़ा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक की दूसरे के ऊपर, दूसरे की तीसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंस हो। तो वैसी स्थिति में हर एरिया उनको कॉन्कर करने में बहुत दिक्कत होगी। एक आम मुसलमान दुनिया का ईरान को उस उम्मीद की निगाहों से देख रहा है जो अमेरिका और इजराइल के सामने सीना तान कर खड़ा है। लेकिन जैसे ही जनता की भावनाओं से निकलकर आप मुस्लिम मुल्कों के शाही महलों और सचिवालयों की ठंडी दीवारों में दाखिल होते हैं, वहां कहानी बदल जाती है। वहां पर ईरान एक भाई नहीं, एक खतरे के तौर पर है, दुश्मन के तौर पर है। मोदी टाइप लीडर उनको चाहिए, मोदी जैसा बन जा जो तेहरान में खड़े होकर कहे विद फुल कन्विक्शन, आई से दैट आई स्टैंड विद इजराइल। ऐसा बंदा चाहिए उनको। डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा चाहिए हु विल पुट इजराइल फर्स्ट। यहीं से सवाल उठता है कि क्या उम्माह का दर्द जो है वो सिर्फ तब जगता है जब दुश्मन कोई बाहरी हो? क्या अपनों के हाथों बहता अपनों का खून कोई मायने नहीं रखता? क्योंकि इस्लामिक मजहब की बुनियाद जो है वो इसी भाईचारे पर थी, लेकिन उसी भाईचारे के लोग आज एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। क्या ये ईरान के साथ या मुस्लिम ब्रदरहुड में हिपोक्रेसी या विश्वासघात नहीं है? देखिए, अमेरिका का नाम कैसे लेंगे? अमेरिका से ही कह के तो सऊदी अरब से पैसा पकड़ते हैं, अमेरिका से कह के वर्ल्ड बैंक, IMF से पैसा हमें मिलता है। अब ये कह के आप क्या चाह रहे हैं कि हमें जो 2 रोटियां मिल रही हैं वो भी बंद हो जाएं? तो आप दुनिया भर में जंग की बातें हो रही हैं, जंग चल रही है, तो पाकिस्तान को भी जंग का डर है। और एक जंग तो उसके एक बॉर्डर पर चली रही है अफगानिस्तान के साथ, अब उसको अपने पूर्वी बॉर्डर पर भारत के हमले का खतरा जो है वो महसूस हो रहा है और लगातार होता है।